नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 की पार्ट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं अपनी वीडियो में। और हम पार्ट 1 वीडियो कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आई बटन में जाकर देख सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी अलर्ट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड लाइक दिस चैनल्स। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने यहाँ से छोड़ा था विनिर्माण के उद्योगों का वर्गीकरण हमारा जो रहता था, यहाँ से हमने छोड़ा था अपना चैप्टर। तो हम पहले ये देखते हैं कि उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर दे रखा है कि उद्योगों को कितने आधार में वर्गीकृत किया गया है, तो उस आधार पर हम देखेंगे। तो पहले जो हमारा दे रखा है आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है हमारे कुटीर उद्योग, जो हमारे बिल्कुल छोटे उद्योग होते हैं, वो वाले उद्योग आते हैं जिसमें कलाकृति आती है, कलाएं जो की जाती है। फिर हमारा आता है छोटे पैमाने के उद्योग। फिर हमारे आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। स्टूडेंट्स, ये आकार के आधार पर है। आकार के आधार पर इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। फिर हमारे आते हैं कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण का मतलब है कि कृषि आधारित, मतलब जो भी हमें कृषि से मिल रहा है, उस वे जो प्रोडक्ट जो हमें कृषि से मिल रहे हैं, जैसे चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफ़ी, चाय, रबड़ इत्यादि, जितना भी हमें एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन मिल रहा है वो हमारे हो जाते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आता है खनिज आधारित, खनन के द्वारा जो हमें मिलते हैं। तो खनिज आधारित जो होते हैं वो 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक हमारा धात्विक होते हैं और एक हमारा अधात्विक होते हैं। धात्विक वो होते हैं इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। धात्विक को भी देख लेते हैं। तो ये हमारे है लौह, जिसमें लौह की मात्रा होती है, और एक अलोह, जिसमें लौह की मात्रा नहीं होती। लौह जिसमें होता है वो हमारा लौह इस्पात आ जाता है, और जिसमें लौह अलोह होता है, जिसमें लौह की मात्रा नहीं होती, वो हमारा होता है तांबा, एल्युमिनियम और रत्न आभूषण। जितने भी हमारे खनन के द्वारा खनिज प्राप्त होते हैं उनके बारे में बोल रखा है। अधात्विक खनिज जो हमारे होते हैं सीमेंट, चीनी, जो कि धातु नहीं होती, धात्विक नहीं होते, तो इसमें हमारे आता है सीमेंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन, ये जितने भी है ये हमारे आते हैं अधात्विक खनिज में। तो ये हमारे हो गए खनिज आधारित। ओके स्टूडेंट, खनिज आधारित हमारे हो गए। फिर हमारे हैं रसायन आधारित। रसायन आधारित में रसायन की जिसमें मात्रा होती है वो हमारे आ जाते हैं, जैसे पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, नमक, रासायनिक उर्वरक। ये हमारे जिसमें रासायनिक की ज़रूरत पड़ती है, कच्चे माल की ही बात हो रही है अभी, जिसमें रासायनिक की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे आ जाते हैं रसायन आधारित उद्योग। फिर हमारे आ जाते हैं वन आधारित। वन आधारित जिसमें वन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे इमारती लकड़ी वगैरह होती है, लाख वगैरह होती है, कागज़ बनाने का उद्योग होता है, जिसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाते हैं हमारे वन आधारित उद्योग। फिर हमारे पशु आधारित उद्योग हो जाते हैं। पशु आधारित उद्योगों में पशुओं का, जैसे चमड़ा, ऊन जो हमारी भेड़ से ली जाती है, और भी प्रोडक्ट जो हमारे दूध से संबंधित होते हैं, तो वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वर्गीकरण, उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर जो है हमारे उत्पाद के आधार पर। तो उत्पाद के आधार पर हमारे हो जाते हैं मूलभूत। मूलभूत में हो जाते हैं लौह इस्पात उद्योग। इसको देखेंगे कि मूलभूत या आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। तो उत्पाद के आधार पर कच्चा माल प्राप्त होता है और उसी के बाद फिर दोबारा से उसका प्रोडक्शन किया जाता है। फिर हमारा होता है उपभोक्ता सामान। तो इसको बांटा गया है 3 टाइप्स में, बिस्कुट, वस्त्र और वाहन। ये भी हम देखेंगे नीचे कि क्या है जो उपभोक्ता उपभोग कर रहा है,
उस समान की इसमें बात हो रही है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, ये हमारे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि उद्योगों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है और कौन कौन से इसके प्रकार है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि निर्माण के आधार पर जो हमारा था विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण जो किया गया था वो उसके किस आधार पर किया गया था। तो उसका आधार था आकार, कच्चा माल, उत्पाद, स्वामित्व के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। ये हमने अपने फ्लो चार्ट में भी देख लिया है। अब हम आकार पर आधारित उद्योग देख लेते हैं कि आकार पर आधारित उद्योग क्या थे। हमारे 3 टाइप्स उसके अंदर आते थे, जिसमें हमारे कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग हमने इसमें वर्गीकृत किए थे। तो ये क्यों है ऐसा, मतलब आकार के आधार पर क्या देखा जाता है, तो इस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पूंजी भी लगती है। छोटे पैमाने के होते हैं, कुटीर होते हैं, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के होते हैं, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यरत श्रमिक की संख्या भी आधारित होती है। बड़े उद्योगों में ज़्यादा श्रमिक लगे हुए होते हैं, छोटे उद्योगों में कम श्रमिक लगे हुए होते हैं। और कुटीर उद्योग जो होते हैं उसमें क्या है, फैमिली के जितने भी सदस्य होते हैं वही सिर्फ उसके अंदर काम करते हैं। और उत्पादन की मात्रा, बेसिकली ये 3 जो हमने देखा है, पूंजी, श्रमिकों की संख्या और हमारे उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है कि कौन सा उद्योग कुटीर है और कौन सा उद्योग छोटा है। और बड़े पैमाने के जो हमारे उद्योग है उनका वर्गीकरण किया जाता है इन आधारों पर। उत्पादन की मात्रा का मतलब है कि कितना उत्पादन किया गया है, कितनी संख्या में उत्पादन है। छोटे आधार पर उत्पादन है, मतलब छोटे का मतलब है कि कम उत्पादन किया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर एक प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो हमारे हो जाते हैं उत्पादन की मात्रा की क्या उसकी क्वांटिटी है, कितनी संख्या के आधार पर उसको बांटा गया। अब हम देखते हैं कुटीर उद्योग। वैसे हमको पता चल गया है पूंजी, उत्पादन की मात्रा और श्रमिकों की संख्या, इसी आधार पर क्या है हम अपने तीनों उद्योगों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। और आप लोगों को पता भी चलेगा कि कितना इजी है इसको डिवाइड करना। कुटीर उद्योग हमने देखा था छोटे पैमाने का उद्योग, बिल्कुल ही छोटे पैमाने का उद्योग है। परिवार के सदस्य इसके अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसमें पूंजी नहीं लगती है, पूंजी बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि जितना भी कच्चा माल होता है वो अपने आसपास के वनों से और कृषि आधारित होता है, तो वहाँ से लाकर और बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पूंजी बिल्कुल भी नहीं लगती, फैमिली के सदस्य लगे हुए होते हैं, श्रमिकों की संख्या भी इसमें कम होती है। देखते हैं इसमें क्या है। आप लोगों को 3 तो पता ही चल गए कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। अब हमें देखना है कि सबसे छोटी इकाई होती है, बिल्कुल छोटी इकाई होती है, ये हम देख चुके हैं। शिल्पकार जो होते हैं स्थानीय कच्चे मालों का ही प्रयोग करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं कि वन वगैरह से, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन उनको मिल रहा है उन्हीं का क्या वो अपने उसमें यूज़ करते हैं शिल्पकार। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपना दैनिक जीवन में ये उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और जो उत्पादन वो कर रहे हैं वो अपना स्वयं के उपभोग के लिए कर रहे हैं। और जो सामान बचता है उसको वो अपने स्थानीय मार्केट में बेच के आ जाते हैं, या तो उसके बदले पैसे ले लेते हैं या उसके बदले वस्तु वहाँ से ले लेते हैं, उसकी अदला बदली वहाँ पर कर लेते हैं। और व्यापार का बिल्कुल भी महत्व नहीं होता इसमें। और ट्रांसपोर्टेशन का भी जो होता है वो भी इसको प्रभावित नहीं करता बिल्कुल। किसी भी अगर इंडस्ट्री की बात हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन की बात होना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्या करती है, कच्चे माल को, मैंने पहले भी ऊपर भी आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट्स में लेके जाने के लिए पहले तो कच्चे माल को जहाँ पर है वहाँ से उद्योगों तक लाने के लिए, और फिर बनने के बाद फिर मार्केट में लाने के लिए, और फिर कंज्यूमर के पास, मतलब जो कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को उसके पास जाने के लिए परिवहन एक साधन है।
तो वो होना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट। ओके, तो प्री वैन का कुटीर उद्योग में क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कोई महत्व नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो कुटीर उद्योग देख लेते हैं कि कौन कौन से औजार यहाँ पर बनाए जाते हैं या कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो वो होते हैं खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, मतलब जो बेसिक होते हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, गाँव में बनते हुए देखा होगा, तो वही चीज़ क्या इसमें बोली गई है। फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियाँ का उत्पादन, पत्थर से बनने वाले सामान या मिट्टी से बनने वाले, जैसे हमारे कुम्हार वगैरह बनाते हैं वो वाले सामान, चमड़े से बनने वाले जो सामान होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। छोटे छोटे सुनार जो होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, जो आभूषण का निर्माण करते हैं स्थानीय लोगों के लिए, तो वो भी हमारे बेसिकली इसी में आते हैं, उनका परिवार उसी में लगा हुआ रहता है। अब हम देखते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो हमारे कुटीर उद्योगों से थोड़ा सा अलग होते हैं। इसमें क्या है, घर में काम, बेसिकली उसमें कुटीर उद्योगों में घर में काम किया जाता था वहाँ की फैमिली के द्वारा, लेकिन इसमें क्या है, घर के बाहर कारखाना होता है, लेकिन कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा होता है। घर पे काम नहीं होता, घर के बाहर कारखाना होता है और वहाँ पर क्या है, काम किया जाता है। यहाँ पर जो श्रमिक लगे हुए होते हैं, इसमें क्या है, कच्चा माल भी स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग होता है छोटे पैमाने के उद्योगों में। और इसमें श्रमिक जो होते हैं अर्ध कुशल श्रमिकों का प्रयोग होता है, मतलब कम उनको नॉलेज होती है। और शक्ति के साधनों के चलने वाले यंत्रों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। रोजगार के जो अवसर होते हैं इन उद्योगों में अधिक होते हैं। बिल्कुल, अब आप लोगों को मैं बताती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं उद्योगों के बारे में बोला है लोगों को कि आप इतने छोटे पैमाने के जो उद्योग है वो खोलिए और लाभ प्राप्त कीजिए। तो इन्हीं उद्योगों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी देश को अवगत करवा रहे हैं, और जिससे कि रोजगार बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और देश मजबूत होगा। तो ये जो हमारे छोटे पैमाने के उद्योग है इन्हीं के बारे में वो बार बार बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, पता चला आप लोगों को। तो छोटे, इनसे क्या है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, इसमें स्थानीय निवासियों को क्रय शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, और भारत, चीन, इंडोनेशिया जो भी हमारे विकासशील देश है और अविकसित देश है वो इनमें ज़्यादा कार्य कर रहे हैं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। इस प्रकार का जो संघन श्रम है वो छोटे पैमाने के उद्योगों में लगा हुआ है। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, विशाल बाजार में उनका होता है। और ये बता देती हूँ स्टूडेंट आप लोगों को, जो हमारे छोटे पैमाने के उद्योग है इसमें प्रीवैन की आवश्यकता होती है। प्रीवैन कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अब देखते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो बहुत ही विशाल बाजार के लिए होते हैं। वहाँ जो कच्चा माल होता है, शक्ति के साधन होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी होती है या विकसित प्रौद्योगिकी होती है। अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की यहाँ पर आवश्यकता होती है। जो हमने ऊपर देखा था कि उत्पादन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, श्रमिकों की संख्या और पूंजी भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा लगाई जाती है तभी ज़्यादा हमें मिलेगी। तो ये क्या है, बड़े पैमाने के उद्योग हमारे होते हैं। इसमें देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो ये हमारे उद्योग जो है विकसित देशों में मोस्टली मिलते हैं, लेकिन अभी ये विकासशील देशों में भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग जो है वहाँ पर भी ये इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है। यूरोप में भी ये लगाए गए हैं। तो इनका जो विस्तार है वर्तमान में पूरे विश्व में हो चुका है। विकासशील देश की बात कर लेते हैं, विकसित देश की बात कर लेते हैं या अविकसित देश की बात कर लेते हैं, तो बड़े पैमाने के उद्योग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अब हमें दे रखा है यहाँ पर, ये हमारे बड़े पैमाने के उद्योगों में तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के चाय के बागान के कारखाने दिखा रखे हैं। यहाँ पर जापान में मोटर गाड़ी के जो निर्माण का कार्य दिखा रखा है।
अब हम देखते हैं स्टूडेंट कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं। तो कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होते हैं वो हमने देखे थे कृषि पर आधारित उद्योग जो कि कृषि पर निर्भर करते हैं, खनिज पर आधारित जिनका निर्भर जो रहता है वो खनिज पर रहता है, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उद्योग है जो इनसे मिलते हैं। तो कृषि से आधारित जो हमें खेतों से कच्चा माल मिलता है उसकी बात इसमें कर रखी है। जो कच्चा माल मिलता है उसका रूप बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। मतलब जो कच्चा माल है उसकी प्रोसेसिंग करके उसको बदल के उसके प्रोडक्शन बनाकर उसको क्या किया जाता है, ग्रामीण और नगरीय इलाकों में उसको बेचा जाता है। तो ये हमारे होते हैं कृषि आधारित उद्योग, जिसमें भोजन तैयार करने के उद्योग होते हैं, शक्कर, अचार, फूलों का रस, पेय पदार्थ, कॉफ़ी जो हमने अभी देखा था, चाय, कॉफ़ी, कोको, मसाले, जितने भी ये हमारे कृषि से आधारित होते हैं प्रोडक्ट, ये हमारे इसके अंदर आते हैं कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो हमारा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो जो खनिजों से मिलता है, खनन के द्वारा जो हमें मिलता है वो हमारा खनिज आधारित आ जाता है, जिसमें हमने दो भागों में देखा था उसको, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। जिसमें लौह अंश होता है वो हमारे लौह इस्पात आ जाते हैं, जबकि जिसमें अलोह होता है, खनिज होता है जिसमें एल्युमिनियम, तांबा, ज्वारात जो हमारे होते हैं ये उद्योग आ जाते हैं। और फिर हमारा अधात्विक खनिज जो था जिसमें धातु नहीं होती, वो जैसे कि सीमेंट, मिट्टी के बर्तन इत्यादि जो हमारे होते हैं वो हमारे अधात्विक खनिज के उद्योग हो जाते हैं। फिर हमारे आते हैं रसायन आधारित उद्योग, जिसमें रसायन की मात्रा होती है, रसायन पर बेस होते हैं, केमिकल पर बेस होते हैं, वो उद्योग हमारे बेसिकली यहाँ पर आते हैं। तो उसमें हमारे आते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं रासायनिक उद्योग, जिसमें हमारे पेट्रो रसायन उद्योग, खनिज तेल, पेट्रोलियम का जो उपयोग किया जाता है, नमक, गंधक, पोटास, जो जितने भी केमिकल बनाए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर है वनों पर आधारित उद्योग, वन से जो कच्चा माल प्राप्त होता है और उनसे जो प्रोडक्शन होता है, जो माल बनता है या जो वस्तु बनती है वो क्या होती है, हमारी वनों पर आधारित उद्योग होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है। फर्नीचर का उपयोग करते हैं, कच्चे माल के रूप में लकड़ी प्राप्त होती है, तो लकड़ी को क्या फर्नीचर का बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इमारती लकड़ी जो होती है हमारी, कागज़ उद्योग जो होते हैं वो भी बड़े पैमाने पर हमारे किए जाते हैं। और लकड़ी, बांस व घास, लाख उद्योग वन से ही प्राप्त होते हैं। तो ये जितने भी उद्योग है जो लकड़ी से संबंधित होते हैं, वनों पर बेसिकली फोकस होता है उनका तो वो होते हैं हमारे वनों पर आधारित उद्योग। ये हमारे दिखा रखा अलास्का में केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का कारखाना। अब हमारे आ जाते हैं पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग जो होते हैं हमारे चमड़ा, ऊन, जो कि हमें पशुओं से कच्चा माल प्राप्त होता है और उसके बाद वस्तु का निर्माण होता है, तो वो होते हैं हमारे पशु आधारित उद्योग, जिसमें हमारे चमड़े का जो ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं पशुओं से ही प्राप्त होता है। हाथी दांत का उद्योग हाथी के दांत से ही मिलता है। तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो हमारे पशु आधारित उद्योग होते हैं स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या है, उत्पाद आधारित उद्योग जो होते हैं ये हमारे लौह इस्पात का जो प्रयोग करते हैं। तो लौह अलग होता है हमारा और इस्पात अलग होता है। ओके स्टूडेंट, तो लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। ये वे उद्योग है जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा लौह इस्पात होता है इसको क्या करते हैं हम, अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लोह के सामान बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी टीनें बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो वो सभी जो लौह इस्पात एक अपने आप में उद्योग है, लेकिन इसका जो मतलब उत्पाद किया जाता है उसको अन्य वस्तुओं के लिए बनाने के लिए किया जाता है। तो वो हमारा कहलाता है मूलभूत उद्योग भी कहलाता है, आधारभूत उद्योग भी
हमारा कहलाता है, क्योंकि इसका प्रयोग क्या है, एक तो ये खुद में उत्पादन है और उसके बाद इसका क्या किया जा रहा है, उत्पाद किया जा रहा है, मतलब उससे और दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, तो वो हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम उपभोक्ता वस्तु उद्योग में ऐसे सामानों का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग में लाई जाती है, तो उनका इसमें डिस्कस कर रखा है इस तौर पर, जैसे रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, ये जितने भी हैं हमारे इसी तरीके से किए जाते हैं। फिर आते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर मतलब स्वामी कौन है, उनका स्वामी, तो हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिनका जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है, सरकार क्या उन उद्योगों को चलाती है और वहाँ से प्रोडक्शन लेती है, तो इसमें आ जाते हैं बहुत सारे जो उद्योग होते हैं वो सरकार के अधीन में होते हैं, उनके अधीन होते हैं। तो भारत में भी बहुत से जो उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को अभी अभी आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी स्टूडेंट्स। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, मुझे उन उद्योगों को कमेंट्स करके बताना है आप लोगों को कि जो सरकार द्वारा चलाई जाते हैं, तो वो भी उद्योग जो है सरकार के अधीन होते हैं। बेसिकली समाजवादी जो देश होते हैं वो उनके उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं निजी सार्वजनिक दोनों प्रकार के यहाँ पर उद्यम आपको मिल जाते हैं। भारत इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। फिर हमारे निजी जो पूंजीवादी देश होते हैं वो अधिकतर इन उद्योगों में होते हैं, निजी स्वामित्व होता है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष का यहाँ पर क्या है स्वामित्व होता है, व्यक्ति विशेष निवेश करता है और वो क्या करता है उसका लाभ उठाता है। तो निजी मतलब निजी अपना स्वामित्व होना, ये मेरी निजी वस्तु है या ये मेरी निजी कंपनी है, तो वो कंपनी उसके अंदर आती है। फिर होती है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त मतलब दोनों की साझी जो होती है, जिसमें संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयोग द्वारा, मतलब इन दोनों के, आप लोगों ने सुना भी होगा प्राइवेट लिमिटेड, ये जो लिमिटेड वर्ड बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो वो इसी के थ्रू बोली जाती है, क्योंकि इस पर सरकार का भी और वहाँ के निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है, या फिर कुछ व्यक्तियों का उस समूह का उसमें क्या है सहयोग होता है, तो वो हमारी आ जाती है, वो वाले उद्योग इसमें आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश हम देख लेते हैं, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है, परंपरागत बड़े पैमाने वाले जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, मतलब परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों की बात हो रही है स्टूडेंट। प्रदेश वे होते हैं जहां पर कोई विशेष विशेषता होती है, और विशेष विशेषता क्या है, औद्योगिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर औद्योगिक ही उद्योग आप लोगों को मिलेंगे। ओके, तो ये क्या होते हैं, भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं। अगर आप लोगों ने उद्योगी इंडस्ट्रीज एरिया देखा होगा तो आप ये यहाँ पर जो बोला गया है आप समझ जाओगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, भारी उद्योग होते हैं, उद्योगी उद्योग होते हैं। कोयले खदानों के समीप स्थित धातु पिघालने वाले जो उद्योग होते हैं, भारी इंजीनियरिंग, रसायन उद्योग, ये जितने भी हमने अभी पढ़े हैं इन उद्योगों के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पर आपको धुएं की चिमनी वाले उद्योग मिल जाएंगे, जिनकी चिमनियाँ क्या है धुआं उड़ा रही है। परंपरागत उद्योगों के कुछ बिंदु है, यहाँ पर जो है रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, जो रहने के लिए स्थान होता है, घनत्व होता वो बिल्कुल घटिया होता है। गंदी बस्तियाँ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, स्लम इलाका यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। सेवाएं यहाँ पर अपर्याप्त होती है, बिल्कुल ही मतलब घटिया किस्म की सेवाएं यहाँ पर होती है। वातावरण जो होता है अनाकर्षक होता है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, जितनी भी समस्याएं प्रदूषण से संबंधित है, गंदगी वगैरह यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। बेरोजगारी की समस्या भी बहुत होती है। उत्प्रवास किए हुए श्रमिक यहाँ पर होते हैं। विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्याग भूमि का क्षेत्र ये हो जाता है। तो ये हमारे थे परंपरागत बड़े पैमाने वाले
औद्योगिक क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है जर्मनी का रूह कोयला क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, जर्मनी का कोयला क्षेत्र है ये, यहाँ पर बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता था। तो इसी के निकट क्या है, बहुत सारे उद्योगों का निर्माण किया गया और अब यहाँ पर कोयले की जो मात्रा है इनका परिवर्तन होने लग गया। तो देख लेते हैं जर्मनी का रूह कोयला क्षेत्र क्या है। यह जो है लंबे समय से यूरोप का औद्योगिक केंद्र रहा है, बिल्कुल यूरोप का औद्योगिक केंद्र रहा है। यहाँ पर जो है कोयला है तो यहाँ पर लोह एवं इस्पात, जितनी भी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार होता है किसी भी देश का, तो वो उसकी मांग में कमी आने के कारण यहाँ पर क्या है, उद्योग संकुचित मतलब कम होने लग गई है। संकुचित का पहले फैले हुए थे, बड़ा क्षेत्र था, कोयले की मात्रा ज़्यादा थी, लोह इस्पात ज़्यादा था, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा उद्योग थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उद्योगों की जो है कमी होने लग गई, क्योंकि कोयला लोह इस्पात की कमी होने लग गई और ये जो क्षेत्र है ये अब कम क्षेत्र में संकुचित हो गया है, बिल्कुल छोटा हो गया है। लोह अयस्क समाप्त होने पर जल मार्ग से यहाँ पर आयात किया जाता है, दूसरे देशों से यहाँ से मंगवाया जाता है और तब जाकर क्या है, कंपनीज प्रोडक्शन करती है वस्तु का, ऑब्जेक्ट्स का। तो इस क्षेत्र क्या है, अब धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लग गया। जो हमने ऊपर देखा था परंपरागत वाले जो क्षेत्र थे उसके अंदर ये हमारा आता है। इसका उत्पादन का 80% जो है हमें रूर से ही प्राप्त होता था। ये बता रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में के उत्पादन में गिरावट आई, प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी। अब रूर के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने का, जो मतलब दूसरे जो कारखाने हैं उनका निर्माण अब यहाँ पर होने लग गया है। रसायन संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीदारी के लिए बड़े बाजार बन गए हैं। नया रूर भूदृश्य विकसित हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसमें क्या है, हमारे जर्मन का रूर कोयला क्षेत्र के बारे में। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना का मतलब है कि हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। एक नई पीढ़ी है जो कि नई नई टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक तरीके से इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एक गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर वस्तु का निर्माण किया जाता है, प्रोडक्शन अच्छा किया जा रहा है, कंप्यूटरकृत कार्य किया जा रहा है। इसमें क्या पूरे भूदृश्य को भी बताया गया है कि यहाँ पर विशाल भवन है और कारखाने भंडारण क्षेत्र में स्थानीय नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय है। जैसा हमारा परंपरागत में था ऐसा नहीं है, वहाँ पर गंदी बस्तियाँ थी और कीचड़ वगैरह के प्रदूषण वगैरह था, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितनी भी प्रदूषण थी सभी समस्याएं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, साफ सुथरा सब कुछ मिलेगा। भवनों का बड़े बड़े भवन होंगे, कारखाने भंडारण के क्षेत्र पर आधुनिक और नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय होंगे, प्रयोगशालाएं मिलेंगी। यहाँ पर जो पार्क वगैरह नियोजित एवं व्यावसायिक पार्क यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल प्लान किया हुआ पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा, पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा वो प्लानिंग के थ्रू ही किया जाएगा, उसके बारे में बता रखा है। और प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा, उन्होंने उदाहरण भी दिया है। यहाँ पर विश्व की अर्थव्यवस्था के निर्माण में उद्योग का बड़ा योगदान है। यहाँ पर जो है उदाहरण हमें दे रखा है, सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण है। ये हमें क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी का या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना के बारे में बता रखा है। फिर हम देख लेते हैं उद्योग में क्या है, उसी का प्रोसीजर यहाँ पर बता रखा है जो हमने ऊपर किया था। जो लौह इस्पात का मतलब है कि आधारभूत जो उद्योग थे, आधारभूत उद्योगों का निर्माण, यहाँ पर इसको आधारभूत उद्योग माना है जिससे कि दूसरी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। इसकी पूरी प्रोसीजर बताई गई है, तो ये एक बार हम देख लेते हैं मोटा मोटा।
तो ये हमारा क्या है, उद्योग सभी उद्योगों का आधार होता है। आधार क्यों होता है? क्योंकि कच्चा माल इसको और कहीं से मतलब कच्चे माल के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है, इनसे और औजारों का भी निर्माण किया जाता है, तो इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। इस उद्योगों में मशीन, औजारों को जो आगे उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कच्चा माल प्रदान करता है। भारी उद्योग भी इसको बोलते हैं क्योंकि भार होता है इस उद्योग में, ज़्यादा भारी मात्रा में होता है, भारी भरकम होता है, तो इसको भार उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसको 2 टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। भारी उद्योग भी हमारे होते हैं और हमारे हल्के उद्योग भी होते हैं, तो उसको क्या हम कर सकते हैं डिवाइड। तो आप मुझे ये बताना कि हल्के उद्योग क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि हल्के उद्योग क्या होते हैं, तो वो आप लोगों को मुझे बताना है। तो ये क्या है हमारा, जो था भारी भरकम होता है, लोह निकालने में लोह इसको भट्टियों में झोंका जाता है, कोक व चूने पत्थरों को के जो स्थान सात पर गलन किया जाता है, पिघाला जाता है और फिर उसको निकाल कर ठंडा किया जाता है, फिर उसे कच्चा लोह कहते हैं। उसको मैग्नीशियम मिलाकर उसमें इस्पात होता है। जब लोह में मैग्नीशियम मिल जाता है तो उसको इस्पात बनाया जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं लोह इस्पात। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि कौन कौन से मतलब वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उसके बारे में बता रखा है। अब हम वितरण के बारे में देख लेते हैं कि क्या वितरण है, कहाँ कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बड़े पैमाने का जो हमारा उद्योग है वो होता है और पूंजी की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है। और इसका जो क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का विकसित देश में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका लोह इस्पात के उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर अपलेशियन क्षेत्र प्रदेश, पिट्सबर्ग, महान झील, ये पूरा का पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र बता रखा। गेरी, ईरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो, डुलुथ, अटलांटिक तट के पास में ये हमारा पूरा का पूरा पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट गया है। इसको अब एक नाम से बोला जाने वाला लगा है, जंग का कटोरे के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो नीदरलैंड व सोवियत रूस में मुख्य उत्पादक है। ग्रेट ब्रिटेन में ये जो वाले क्षेत्र दे रखे हैं, यहाँ पर ये लोह उत्पादन किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है भारत में जो है जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापत्तनम, भद्रावती इसके क्या प्रमुख केंद्र है लोह इस्पात के। तो ये हमारा दे रखा है। फिर हमारा सूती कपड़ा उद्योग आ जाता है, जिसमें इसको 2 टाइप्स में मतलब 2 उसमें बांटा गया है। एक तो हथकंघा, जिसमें हाथों से जितना भी कार्य किया जाता है, इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। जो श्रमिक होते हैं वो अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं, रोजगार प्रदान होता है। और महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन पर अगर सूती व कपड़े उद्योग की अगर बात की जा रही है तो दिमाग में यही आता है। महात्मा गांधी जी ने खादी के उपयोग पर बल दिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि हम अपने वस्त्र बनाएंगे तो हमें क्या है, रोजगार प्राप्त होगा, तो उसी पर उन्होंने जोर दिया है। और फिर हमारे सूती कपड़ा उद्योग जो है वो हमारे क्या है, मशीनों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। मशीनों के द्वारा भी कपड़े बनाए जाते हैं। इनका जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। अगर मात्रा की अगर बात करते हैं तो संख्या में मात्रा की बात करते तो ज़्यादा होती है, पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और मार्केट भी यहाँ पर चाहिए होती है। तो ये जो है हमारे उद्योग आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें वितरण भी बता रखा है कि सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए होती है। 50% से अधिक कपास का जो उत्पादन है वो भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, जापान में भी आयातित धागे से सूती कपड़ों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो ये हमारा क्या था, हमारा चैप्टर 6 था, पार्ट 2 था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अभ्यास के क्वेश्चन आप लोग बताओगे, इनके आंसर मुझे कमेंट्स करके
कि क्या है इनके आंसर जो हमारे आते हैं। ये ऑप्शनल जो हमारे है बेसिकली 4 है। इनके आंसर आप मुझे बताओगे स्टूडेंट्स। एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। और बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर।